मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो केमिस्ट्री का पेपर होगा, उससे संबंधित आपके सामने ये वन शॉट क्लास होने वाली है, जिसमें अपन यूनिट फर्स्ट और सेकंड का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, जो जो महत्वपूर्ण पर्सन है। और आपको पता है हमारी मास्टर क्लासेज में से लगभग पर्सन जो कि तो देखने को मिलते हैं। तो बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बार बार बोल रहा हूँ भाई, 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अपना जो टारगेट है उसको अपन अचीव कर पाए। मात्र और मात्र 1,000 सब्सक्राइबर ही कम रहे। कितने? 1,000 सब्सक्राइबर ही कम रहे। 1,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं अपने 25,000 सब्सक्राइबर वो पूरे हो जाएंगे। और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का। जैसे टेलीग्राम पे दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे, आप पहुंच जाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और वहां पर पहुंचने के बाद में आपको ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हो, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में फाइल वाले सेक्शन पे आना है। इस सेक्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करना और सर्च करना है केमिस्ट्री। जैसे केमिस्ट्री सर्च करोगे, यहाँ पर आपके सामने केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। जाकर इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई। जैसे उस पीडीएफ पे क्लिक करोगे, इस प्रकार के आपके सामने पीडीएफ पे पहुंच जाओगे। अच्छे से उसको जाकर पढ़ लेना आपको। चलिए शुरू करते हैं अपन यूनिट नंबर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा उसकी सीमाओं के बारे में बताइए। तो बोर का जो परमाणु मॉडल क्या है उसके बारे में बताना है। उसकी क्या क्या सीमाएं होती हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छे से इस प्रश्न को अपन देखेंगे। भाई रदरफोर्ड जो मॉडल आया, उस मॉडल के बाद में जो मॉडल देखने को मिलता है उसका क्या नाम है? बोर मॉडल। और जिस वैज्ञानिक ने इस मॉडल को दिया उसका नाम क्या था भाई? नील बोर। क्या नाम था? नील बोर के द्वारा आपके सामने क्या है? बोर्स मॉडल दिया गया। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1913 में जो रदरफोर्ड का मॉडल आया था, उसमें जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए यह मॉडल दिया गया था। तो एक बार बोर मॉडल को, एक बार रदरफोर्ड मॉडल को अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लेकर आया। किसकी फॉइल लेकर आया? गोल्ड की। गोल्ड की अफवाह कौन देखा करें, आजकल खाना वगैरह खाया करें जब फॉइल चिपकाया करें, तो भैया की गोल्ड की फॉइल थी, है ना, गोल्ड फॉइल थी। उस पे अल्फा पार्टिकल, अल्फा क्या होता है? हीलियम का जो पार्टिकल होता है उसके जितना 2 पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल होता है, वो उस गोल्ड फॉइल पे क्या किया है उसने? स्ट्राइक करा है। मतलब सीधी की सीधी गोली सी मारी ऊपर गोल्ड फॉइल पे, है ना। अब क्या हुआ, जो अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज थे। कैसे चार्ज थे? पॉजिटिवली चार्ज थे, मतलब धनात्मक इनके ऊपर चार्ज था। तो कुछ तो जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे के सीधे चले गए। लगभग आपके सामने समझ लो 90% सीधे के सीधे चले गए। कुछ आपके सामने 99% इसमें, इसका जो बच गया 9% है वो कुछ एंगल से डिवेटेड हुए, कुछ 5-10 एंगल से डिवेटेड हुए। लेकिन 10,000 में से एक, 10,000 में से एक ऐसा का ऐसा आपके सामने क्या था? एक पार्टिकल था जो गोल्ड फॉइल से सीधा टकराया और 90 डिग्री से वापस आ गया। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री से टकराकर वापस आ गया। तो इससे रदरफोर्ड का दिमाग खनका और उसने सोचा कि कुछ ना कुछ गोल्ड फॉइल में ऐसा है जो इस डबल पॉजिटिव चार्ज के सामने टकराया है, और जिससे क्या हुआ, ये पार्टिकल है वो 90 डिग्री पर जैसे गए वैसे के वैसे वापिस आ रहे हैं। 90 डिग्री से ज्यादा का कौन बनाया? तो तब उसने मॉडल दिया था कि जो पूरा का पूरा आपके सामने जो एक कोई भी एटम होता है, उस एटम के बीच में उसका सारा का सारा मास है वो कंसंट्रेट रहता है, न्यूट्रॉन है वो पाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार का उसका सिद्धांत दिया गया था। मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। उस सिद्धांत की आपके सामने जो कमियां थी, जो कमियां थी, उसको कमियों को दूर करने के लिए 1913 में एक नील बोर नामक एक आपके सामने कौन आता है? साइंटिस्ट आता है, जो उसकी कमियों को दूर करने के लिए मॉडल देता है। अब उसने उसकी कमियों को क्या क्या दूर करके बताया। उसने पहले कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। आपके सामने नील बोर का जो साइंटिस्ट था, उसकी जो कमियों को दूर करते करते उसने क्या बताया गया भाई? रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ना वो फिक्स एक वर्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। तो जो अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्षा में घूम रहा है तो वो अपनी एनर्जी भी लॉस करेगा, मतलब ऊर्जा भी कम होगी। भाई तेसदा भागता ही भागता होगा तो कदे तो शरीर में भी थकान होगी। तो यही बात है कि इलेक्ट्रॉन है वो आपके सामने एक निश्चित कक्ष में घूमते रहते हैं। तो काफी साइंटिस्टों ने कहा तो अगर वो घूमते रहेंगे तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और एक समय बाद में तो नष्ट होना चाहिए, और एटम क्या होगा? ऐसे चलता रहेगा तो एटम वो नष्ट हो जाएगा।
तो इस बात का कोई भी जवाब आपके सामने रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो रदरफोर्ड के पास नहीं था, तो नील बोर ने बताया कि नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में तो घूमते हैं, लेकिन उन कक्षाओं में उनकी ऊर्जाएं हैं वो कभी भी लॉस नहीं होती है, एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है, और इलेक्ट्रॉन अपनी एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। कि कैसी कक्षा में? एक निश्चित कक्षा है उसके अंदर वो घूमते हैं, जिसमें के, एल, एम और एन इन्होंने कक्षाओं के नाम बताए। के, एल, एम, एन ये आपके सामने कक्षाएं हैं, जिन कक्षाओं के अंदर आपके सामने क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वो घूमते हैं। जैसे कि आपके सामने, जैसे कि आप कोई भी मंजिल है ना, ये कोई भी इमारत 10 मंजिला इमारत है, उसके अलग अलग भाग होते हैं भाई, फर्स्ट मंजिल, सेकंड मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, आया मंजिल हो ना। आया ही इलेक्ट्रॉन के अंदर भी के मंजिल, एम मंजिल, एम मंजिल और एन मंजिल अलग अलग प्रकार के आपके सामने स्तर देखने को मिलते हैं। अगले वाला पॉइंट बताया, इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। साथ के साथ उन्होंने यह भी बताया कि भाई आप जो सभी जो वैज्ञानिक जो बात कह रहे हो कि जब अगर इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो उसकी ऊर्जा का भी खत्म होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो उनकी किसी भी प्रकार की जो ऊर्जा है उसका क्या होता है, हनन नहीं होता है, वो अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, है ना। और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, स्थिर अवस्था के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्थिर अवस्था के नाम से जाना जाता है, स्टैटिक पोजीशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप भाई कोई भी मंजिल में घूम रहे हो, है ना, अपनी मंजिल में, अपने घर में घूमते हो, कभी आपको थकान महसूस होती है? नहीं होती है। आप तो कोई बाहर जाके रनिंग वगैरह करोगे तब होता है। तो इस तरीके की इन्होंने बात कही, उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको ताकि समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रॉन है ना, जब वो अपने कक्ष में घूमते हैं तो वो कभी भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, उनकी स्थिर अवस्था बनी रहती है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग आपके सामने mvr = nh/2π हो। तो अब आप अपने घर में रह सकते हो ना, आप दूसरे घर में थोड़ी जाके रह जाओगे, कभी नहीं रह सकते हो। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी अपने घर में घूम सकते हैं। उन जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षाओं में घूमते हैं, जहां पर घूमते हैं, उनका कोणीय संवेग क्या होता है? mvr = nh/2π। अब ये mvr क्या होता है? mvr कोणीय संवेग होता है, आपने पढ़ा होगा। आर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, चक्रीय कक्ष में घूम रहे हैं, तो उनका क्या होगा भाई, घूमने का कोणीय संवेग निकलेगा, है ना। आर रेडियस होती है, वी वेलोसिटी होती है, एम उनका मास होता है इलेक्ट्रॉन का। समझ में आ गया? एन यहाँ पे नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल है उसका होता है, एच प्लांक्स कांस्टेंट होता है, और 2π देखने को मिलता है। तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है भाई आपके सामने, जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा का घूमते हैं उसका कोणीय संवेग का फॉर्मूला बताओ, तो nvr = nh/2π। 11th-12th में आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल निकाले होंगे इस फॉर्मूले पर, अगर पढ़ा हाथ तो। ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन जब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा पर जाते हो। अब आपका मन क्या कर गया कि मैं तो मेरी बिल्डिंग से दूसरी वाली बिल्डिंग पे जाऊंगा, सीढ़ियां चढ़ी आपने, और क्या सीढ़ियों से नीचे उतरोगे। जब आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हो तो आपकी ऊर्जा लगती है ना आपके अंदर। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के अगर मन में आ जाए कि वो अपनी कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई, ऊर्जा को लेना पड़ेगा। था न भी कॉम्प्लेन पी के ऊपर जाओगा गोडम जोर से चैन उपली कक्षम। तो यही है, अगर और किस रूप में ऊर्जा को अवशोषित करता है? फोटोन के रूप में ऊर्जा को अवशोषित करता है। जब आप नीचे की तरफ आते हो तब आपकी इतनी ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती है, आप ऊर्जा बाहर की तरफ देते हो। तो यही इलेक्ट्रॉन भी करता है, जब वो ऊपर से हाई क्लास ऑर्बिट से लेकर लोअर क्लास में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है फोटोन के रूप में, और उस समय अलग अलग प्रकार की प्रकाश वो दिखाई देता है। इसको दिखाने के लिए E डेल्टा = E2 - E1, ये क्या एनर्जी का है, अपॉन में NU, ये आपके सामने इसका पूरा फॉर्मूला बनता है। मतलब टोटल चेंज इन एनर्जी = E2 - E1। पहले वाले कक्ष में क्या एनर्जी थी और दूसरे वाले कक्ष में क्या थी। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट। सीमाओं की बात करें, यह केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर ही लागू करता है। यह जो नील बोर का मॉडल है, जो नील बोर ने जो अपना मॉडल दिया था, यह भाई किन पे लगता है? जिनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। किन पे लगेगा? जिनके पास आपके सामने एक ही इलेक्ट्रॉन हो, इस प्रकार के आपके सामने परमाणु पर ही लगता है। जैसे H पॉजिटिव, हीलियम पे, लिथियम 2 पॉजिटिव पर, जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन ही देखने को मिलता है ना, वहां पर ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट लगता है और दूसरों पर नहीं लगता है। यह जीमान प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र की स्पेक्ट्रम रेखाओं का फटना और स्टार प्रभाव को नहीं समझा सकता है। रट लेना,
जो नील बोर मॉडल है ना तो जीमेन प्रभाव को बताता है ना ही स्टार्क प्रभाव को बताता है, कोई सी भी प्रभाव को नहीं बताता है, दोनों प्रभाव को बताने में विफल रहता है। ये अब क्या होता है जीमेन प्रभाव, जब भी आप कोई भी एटम को आप कोई भी उसमें रखते हो चुंबकीय प्रभाव में, तो उसमें अलग अलग प्रकार की जो स्पेक्ट्रम लाइंस बनती हैं वो नहीं दिखाई पड़ती हैं, इनके सिद्धांत के अनुसार उसको नहीं बताता है। अगले वाला पॉइंट है ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत बताता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन होता है, अगर उसका जब आप संवेग अगर आप पता कर लोगे तो उसकी स्थिति नहीं पता चलेगी, और स्थिति पता चल जाएगी तो संवेग नहीं पता चलेगा। तो इस नियम का भैया विरुद्ध है, क्योंकि यहां पर तो ये बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो ये फिक्स क्लास के अंदर ऑर्बिट के अंदर करता है, तो स्थिति का भी पता हो गया और संवेग का भी पता हो गया, तो इसका मतलब हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है वो फेल हो गया है। यहां पर परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं करता है, और क्या नहीं बताता है, जो अलग अलग प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो बॉन्ड बनाकर जो अणु बनाने की एक पूरा जो मॉलिक्यूल बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी स्पष्ट नहीं करता। तो ये कमियां हैं, मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी की सारी चीजें। अगले वाला प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण की व्याख्या कीजिए तथा पाई व पाई स्क्वायर का महत्व के बारे में बताइए। क्या बताना है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो श्रोडिंगर तरंग का जो समीकरण है उसके बारे में बताना है कि जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होता है तथा पाई व पाई स्क्वायर का क्या महत्व होता है उसके बारे में भी आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। श्रोडिंगर का जो सिद्धांत है ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? एक वेव की तरह बिहेव करता है। उसका उन्होंने क्या दिया था, गणितीय समीकरण भी दिया था। इरविन श्रोडिंगर ने परमाणु को इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति का दर्शाने का कि इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वेव प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? एक तरंग की तरह बिहेव करता है। एक वेव तरंग की जो उसका जो तरंग प्रकृति होती है उसके बारे में बताता है, और उसका उन्होंने एक बाकायदा गणितीय सूत्र भी दिया था, डेल्टा स्क्वायर सिग्मा अपॉन में डेल्टा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स क्या है? पोजीशन है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी 3 डायमेंशन में एक्स एक्सिस के सापेक्ष उसकी पोजीशन। अगला फॉर्मूला था डेल्टा स्क्वायर सिग्मा अपॉन में डेल्टा वाई स्क्वायर, ये वाई की पोजीशन है, प्लस डेल्टा स्क्वायर सिग्मा अपॉन में डेल्टा जेड स्क्वायर। ये तीनों की तीनों तो पोजीशन बताती हैं। बाकी आपके सामने 8 पाई स्क्वायर एम, एम क्या होता है? मास ऑफ आपके सामने इलेक्ट्रॉन का मास बताता है, और एच स्क्वायर क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट की बात करता है। समझ में आ गया? ई माइनस वी क्या आपके सामने? ई माइनस वी है टोटल एनर्जी, माइनस आपके सामने क्या बताता है? पोटेंशियल एनर्जी। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो जब आपके सामने टोटल एनर्जी को भाई अगर अपन ने दिखाया यहाँ पर टी से, तो अगर अपन किसका निकालना चाहते हैं भाई, अगर गतिज ऊर्जा को निकालना चाहते हैं तो टी माइनस वी इज इक्वल टू ई आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ई माइनस वी टोटल एनर्जी माइनस जो पोटेंशियल एनर्जी को लिया है, और आगे आपके सामने सिग्मा दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा समीकरण है भाई, जो श्रोडिंगर तरंग का जो समीकरण दिया गया था, इसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि भाई आपके सामने सारा का सारा सिद्धांत है वो कैसे काम करता है। समझ में आ गया? यहां पर दिखाए गए सिद्धांत में एम इलेक्ट्रॉन का मास है। क्या दिखाता है? एम किसको बताता है? इलेक्ट्रॉन के मास को बताता है कि इलेक्ट्रॉन है उसका कितना मास है उसको बताता है। ई कुल ऊर्जा को बताता है, फिर स्थितिज ऊर्जा, और पाई क्या है? तरंग फलक को बताती है। अगर बात करें पाई और पाई स्क्वायर का महत्व, तो पाई और पाई स्क्वायर का क्या महत्व होता है इसके बारे में अगर अपन चर्चा करें। पाई होती है तरंग फलक। जब कोई भौतिकी अर्थ नहीं होता है, ये केवल इलेक्ट्रॉन तरंग आयाम को दिखाने का काम करता है। पाई किसकी बात करता है? इसका खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। क्या नहीं है? इसका कोई भौतिक महत्व नहीं है, इसकी भौतिकता में कोई महत्व नहीं है इसका। ये इलेक्ट्रॉन तरंग का एम्पलीट्यूड दिखाता है। क्या दिखाता है? एम्पलीट्यूड, कितना आयाम है, कितनी दूरी तक उसने अपना क्या दूरी को तय किया है, उस एम्पलीट्यूड को दिखाने का काम करता है। एम्पलीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। पाई क्या है? पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव। उसने कितनी दूरी की है उसके बारे में, आयाम के बारे में एम्पलीट्यूड को दिखाने का काम करता है। काफी बार पॉजिटिव होता है और काफी बार ये नेगेटिव होता है। अगले वाला पॉइंट है पाई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रायिकता घनत्व को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या होता है? इसका क्या मतलब है?
इसका अत्यधिक भौतिक महत्व है, इसका काफी ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। क्या बताना है? मैक्स बॉर्न के अनुसार पाई स्क्वायर का मान उस बिंदु के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता होती है। कोई भी जगह, कोई भी ऑर्बिटल है, उसमें अगर पाई स्क्वायर इस चीज को बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा, समझ में आएगा? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां होगी, वो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां पाया जा सकता है, उसके पाने की प्रायिकता कितनी है, इस चीज को किससे दिखाया जाता है? पाई स्क्वायर से दिखाया जाता है। पाई क्या बताता है? एम्पलीट्यूड बताता है, कितना उसने अपना जगह तय किया उसके बारे में बताता है। पाई स्क्वायर किसको बताता है? कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसको पाए जाने की प्रायिकता कितनी है उसके बारे में बताता है। पाई स्क्वायर अधिकतम होगा उसे ऑर्बिटल कहा जाता है। जहां पे पाई स्क्वायर, ऑर्बिटल में क्या पाए जाते हैं? अलग अलग प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन है वो पाए जाते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है वो पाए जाते हैं। तो भाई जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रायिकता ज्यादा होगी, इसीलिए क्या पाई स्क्वायर का वैल्यू भी अधिकतम देखने को मिलेगी। क्या होगी? पाई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम देखने को मिलेगी। उसको किसके नाम से जाना जाता है? ऑर्बिटल के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। और जहां पर जीरो होता है, जहां पर क्या होता है? जीरो होता है, शून्य होता है, उसको क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है। किसके नाम से? नोड के नाम से जाना जाता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाए जाएंगे उसको ऑर्बिटल के नाम से, किसके नाम से? ऑर्बिटल या कक्षक के नाम से जाना जाता है। और जहां पर बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन शून्यता होगी, उसको नोड के नाम से जाना जाता है। इन पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। तो अपन ने क्या समझा कि श्रोडिंगर का जो सिद्धांत है ये इलेक्ट्रॉन की परमाणु प्रकृति के बारे में बताता है। क्या बताता है? तरंग पद्धति के प्रकृति के बारे में, वेव नेचर के बारे में बताता है, तरंग पद्धति के बारे में बताता है। उसका सिद्धांत मैंने आपको निकाल कर बताया भाई, पाई डेल्टा स्क्वायर पाई। देखो मैं पूरी इक्वेशन आपको नहीं निकालता हूं क्योंकि उसके लिए भाई पूरा सिस्टम चाहिए, कभी होगा तो आपको सारी चीजें आपको अच्छे से निकाल कर भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो डेल्टा स्क्वायर वाई ये पूरी इक्वेशन होती है, पाई और पाई स्क्वायर क्या होता है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वांटम संख्याओं की व्याख्या कीजिए कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं। क्वांटम नंबर क्या होते हैं उसके बारे में बताना है, और परमाणु के असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताना है। जो इलेक्ट्रॉन होता है आपके सामने, परमाणु होता है, उसका असामान्य जो विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। क्वांटम नंबर क्या होता है ये बताना है, और परमाणु असामान्य विन्यास क्या होता है उसके बारे में विस्तार से बताना है। क्वांटम संख्या वे संख्या होती है जो परमाणु की स्थिति मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, वो कहां पर है, कौन सी पोजीशन में है, कौन से ऑर्बिटल में है, उसके बारे में बताया जाता है। किसके अंदर? क्वांटम नंबर के द्वारा। कौन से नंबर के द्वारा? क्वांटम नंबर के द्वारा ये बताया जाता है कि कोई भी आपके सामने इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है ये बताता है। उसकी एनर्जी कितनी है, उसके अंदर कितनी एनर्जी पाई जाती है इसके बारे में भी बताता है। क्या बताता है? कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर कितनी एनर्जी पाई जाती है उसके बारे में बताता है। उसकी कक्षक का आकार, उसकी जो कक्षक होती है, उसका ऑर्बिटल है, उसकी साइज कितनी है, न्यूक्लियस से उसकी कितनी दूरी है उसके बारे में बताता है। और चक्रण की, कितना उसने चक्रण किया, कितना उसने चक्कर किया, उसके बारे में पूरी जानकारी को बताने का काम करता है। तो क्वांटम नंबर्स का यही काम है भाई, आपके सामने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताता है। क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी पोजीशन बताता है, उनकी एनर्जी को बताता है। क्या करता है? उनकी एनर्जी को बताता है। और कक्षक ऑर्बिटल है उसका आपके सामने साइज कितना उसके बारे में बताता है। चलिए अलग अलग प्रकार के आपके सामने क्वांटम नंबर होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला होता है मुख्य क्वांटम नंबर, मेन क्वांटम नंबर। इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह मुख्य ऊर्जा स्तर और नाभिक की दूरी की बताता है, मतलब एनर्जी लेवल और न्यूक्लियस इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है। मतलब मैं बताता हूं आपको, ये पहला ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये तीसरा ऊर्जा स्तर है, और ये चौथा स्तर है ना। और ये बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो हमेशा बीच में पाया जाता है ना। तो ऐसे समझ लो भैया आपके सामने पहले ऊर्जा स्तर होगा ना, पहला ऑर्बिटल जिसको N1 से पाया जाता है वो न्यूक्लियस से ज्यादा पास होगा, N2 और ज्यादा दूर होगा, N3 और ज्यादा दूर होगा, और N4 ज्यादा दूर होगा। ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे समझ लो ऊर्जा स्तर आपके घर हैं, मोहन, सोहन, रोहन और टोनी, है ना। तो मोहन का घर है ना बस स्टैंड के पास, सबसे पास में, न्यूक्लियस को बस स्टैंड मान लो, तो बस स्टैंड के पास सबसे पहले घर किसका है? रोहन का, फिर मोहन का, फिर सोहन का, और फिर आपके सामने
टॉनिक। तो ये आपको समझना है कि जो न्यूक्लियस होता है उससे ऊर्जा स्तर की जो दूरी होती है उसको किससे दिखाया जाता है? मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा दिखाया जाता है। किस चीज के द्वारा दिखाया जाता है? मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा दिखाया जाता है, जिसमें ऊर्जा स्तर और नाभिकीय की दूरी है वो पता चलती है। अगले वाला आता है दिग्सी क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर? दिग्सी क्वांटम नंबर। जहां पर कक्ष की आकृति कैसी है? बड़ा है, छोटा है, कितने उसके अंदर आपके सामने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो कक्ष ऑर्बिटल की जो साइज कितनी है उसके बारे में बताता है दिक्सी या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। अब कोई भी ऑर्बिटल की साइज कैसे पता चलेगी? उसके अंदर कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो पाए जाते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उतना ही बड़ा आपके सामने कक्ष होगा ऑर्बिटल का। इतना समझ में आ गया? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा ऑर्बिटल की साइज। तो एस होता है उसमें ये सबसे छोटा होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पी में 6 पाए जाते हैं, डी में 10 पाए जाते हैं और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सबसे छोटा कौन? एस। फिर उससे बड़ा कौन? पी। फिर डी उससे बड़ा और एफ उससे ज्यादा बड़ा। समझ में आ गया? तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे साइज बढ़ती चली जाती है। एस छोटा सा होगा, फिर पी उससे बड़ा, फिर एफ उससे बड़ा और डी मतलब डी उससे बड़ा और एफ उससे बड़ा। समझ में आ गया? तो द्विकसी क्वांटम नंबर जिसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपके सामने जो कक्षक होता है, ऑर्बिटल होता है, उसकी आकृति के बारे में बताने का काम करता है। अगले वाला है चुंबकीय क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होता है? मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर होता है उसके बारे में बताएं। यह कक्षक की त्रिवियम विन्यास के बारे में बताता है, 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है। क्या बताता है? 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है, जिसको अपन px, py और pz। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2D में समझा रहा हूं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी जैसे भाई आप अगर अपन बात करें, अपन कहीं पर खड़े हैं तो अपन 3 डायमेंशन में है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये कोई भी जो एम होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, ये उसके कोई भी ऑर्बिटल की 3 डायमेंशनल के बारे में बताता है। इसको -1 व +1 के नाम से दिखाया जाता है, px, py, pz के नाम से समझते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन को घूमने की दिशा। इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, कैसे घूमेगा उसके बारे में बताता है, और इसको +-2 से दिखाया जाता है। किसे दिखाया जाता है? +-2 से दिखाया जाता है। अब इसको अपन उदाहरण से समझें तो सबसे पहले उदाहरण आता है क्रोमियम का। किसका उदाहरण आता है? क्रोमियम का उदाहरण आता है। तो क्रोमियम के आपके सामने जो एटॉमिक नंबर कितना? 24 होता है। कितना होता है? 24 होता है। तो अब इसका जो पहले भरेंगे 1s2 2s2 इस हिसाब से बढ़ते हैं। तो देखो जैसे परमाणु उपभाव नियम के अपवाद को दिखाते हैं, इसमें क्या दिखाया जाता है? अपवाद का नियम कैसे लगता है? अपवाद का नियम ये होता है कि आप सबसे पहले 1s2 को फिल करोगे, पहले s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर H6 इसके अंदर 6 भरोगे, D के अंदर 10 भरोगे और F के अंदर फिर 14 भरोगे। ये भरने की पूरी प्रक्रिया होती है। समझ में आ गया? पहले जब तक s ऑर्बिटल में एक मतलब अगर आप समझ लो 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास है ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि s में 1 भर दिया और p में 3 भर दी। ऐसे आप कभी भी नहीं कर सकते। पहले s के 2 कंप्लीट करोगे, पहले s के कंप्लीट 2 करोगे, फिर इसके 2 करोगे। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे क्रोमियम का क्या है? 3d5 और 4s1। तो लास्ट में 6 बच रहे थे, तो क्या होगा? अपन इसी तरीके से लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे भाई? अगर अपने को लिखना हो तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? 3d5 और 4s1 इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन ऐसे नहीं लिखकर आपके सामने जो आखिरी सेल होता है उसको पूरा भरा जाता है ताकि स्टेबलाइज हो जाए, और यही चीज आपके सामने कॉपर में भी देखने को मिलती है। यही कारण है कि अर्धपरित D5 और पूर्ण परित S10 के ऑप्कस अधिक होने के लिए समूहित उच्च विनियन ऊर्जा एक्सचेंजिंग एनर्जी के कारण अधिक स्थायी होते हैं। तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाता है उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। इसलिए 4s2 को कंप्लीट भरकर उसको और अधिक स्टेबल बनाया गया है। समझ में आ गया आपको अच्छे से?